हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। और हमने टारगेट करा हुआ है 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी सीटेट पेपर 2 में फिजिक्स के जो टॉपिक हैं, लाइट, हीट, साउंड, लेंस, इन सब से या फिर ह्यूमन आइज़, इन सब टॉपिक से हमने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सीटेट पेपर 2 में, उन सबको हमने टारगेट करा हुआ है। 11 से 24 तक के सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आज का पार्ट 3 है, इसके बाद हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे और ये क्लासेस आपको डेली शाम 4 बजे उपलब्ध कराई जा रही है। तो जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट साइंस मैथ है, तो साइंस के लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो 4-5 मिनट आगे-पीछे हो सकता है, बट शाम 4 बजे आपको ये क्लासेस अवेलेबल हो जाएँगी, मिल जाएँगी। ठीक? तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से आज का सेशन। और हर क्वेश्चन में आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा ताकि आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन-सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? अब इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएँ कि जितने भी इस तरीके के प्रतिबिंब या वस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, लाइट चैप्टर से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो कैसे हम कर पाएँ? तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, हमें अवतल दर्पण पहले और उत्तल दर्पण में जितनी भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर लेनी है। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया समतल दर्पण, ठीक? तो अवतल दर्पण में क्या करना है, अवतल दर्पण में हमें पता है कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ़ आभासी प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक? तो पहली बात तो आप कंप्लीट थ्योरी ज़रूर देखिए और जितने भी पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिए ताकि उसमें भी आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समतल दर्पण में सेम साइज़ का प्रतिबिंब बनता है और जितनी दूरी पर वस्तु होती है, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। ये सारी चीज़ें आपको याद भी रखनी होगी, ठीक? अवतल दर्पण में आ जाते हैं, तो इसमें वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है और इसमें उत्तल दर्पण में सिर्फ़ आभासी बनता है। तो यहाँ पे सदैव आभासी की बात बोला है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे, सदैव आभासी की बात हुई है, तो उत्तल और समतल दर्पण में बनेगा। लेकिन अगर लेंस की बात करें तो लेंस क्या होगा, ठीक इसका दर्पण का उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे अवतल दर्पण में दोनों टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं, तो यहीं पे उत्तल उत्तल लेंस मान लीजिए कि अवतल दर्पण की तरह काम करेगा और अवतल लेंस जो होगा वो उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा, डायरेक्टली उल्टा ही हो जाएगा। तो इसको अगर आप एक याद रख ले रहे हो अवतल दर्पण में, तो उसको आप कंपेयर किससे करोगे? उसको आप उत्तल लेंस से कंपेयर करोगे, ठीक? अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वही उत्तल लेंस में बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सदैव आभासी की बात हुई है, तो उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, ठीक? ये दोनों चीज़ें हो गई और समतल दर्पण भी नहीं छूटना चाहिए। इन तीनों में क्या होता है? आभासी सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ है? उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण। तो सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के समक्ष एक लड़की के खड़े होने के स्थान एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 13 मीटर है। वह दर्पण की ओर 3 मीटर पास जाती है। उसके प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी अब है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। यहाँ पे दर्पण बनाएँगे और यहाँ पे हम खड़े हो गए, ठीक? मान लीजिए कोई लड़की है या फिर हम खड़े हो गए। अब हमारे और दर्पण के बीच की दूरी कितनी है? 13 मीटर दिया हुआ है, ठीक? तो प्रतिबिंब भी सेम दूरी पे ही बनता है, जितनी दूरी पे वस्तु है, तो इधर भी 13 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना है दर्पण से, ठीक? अब 3 मीटर पास जाती है, ये लड़की क्या कर रही है 3 मीटर पास गई, तो यानी कि ये दूरी जो हो गई 10 मीटर बच गई, लड़की यहाँ पे खड़ी हो गई, ठीक? तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी चलेगा, यानी कि 10 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक? तो अब पूछा है प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी, तो ये लड़की यहाँ खड़ी है और यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। यहाँ भी 10 कितना हो गया 20 मीटर, तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी ओर
उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दर्पण होगा, यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है, 5 मीटर की दूरी पहले थी, वो लड़की चल कर के 1 मीटर पास आ गई, तो प्रतिबिंब भी यहाँ से प्रतिबिंब के बीच की दूरी सॉरी दर्पण और लड़की के बीच की दूरी 4 मीटर हो गई, तो उसी तरीके से 4 मीटर इधर भी होगी। 4-4 कितना हो गया? 8 मीटर, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ह्यूमन आइज़ से, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना कर के दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपका कोई 2011 ठीक, कोई 2019 ये सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक? यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और इसमें बताना है कि ए, बी, सी, डी द्वारा अंकित भागों का नामांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। यानी कि ए को बताना है, बी को बताना है, सी को बताना है, डी को बताना है क्या है। तो हमने स्टार्टिंग से ही शुरू करा था, जो बाहर वाला भाग होगा उसे कार्निया बोलेंगे, ठीक? तो बाहर वाले भाग को किससे डिनोट किया गया है? डी से डिनोट किया गया है। तो डी क्या हो जाएगा? कॉर्निया हो जाएगा। फिर डी के बाद कहाँ पे जा रहे हैं? डी के बाद ये ए दिखा रहा है। ये जो लाइन है डॉटेड डॉटेड और ये वाली लाइन, ये क्या है? लेंस को पकड़ी हुई है, यानी कि सिलियरी मसल्स हो गई, जिसे पार्श्वनाभि पेशियाँ बोलते हैं। तो ए क्या बता रहा है? ये बता रहा है सिलियरी मसल्स को। फिर सिलियरी मसल से पहले पहले जो होती हैं, वो क्या होती हैं? वो होती हैं आइरिस, जिसे परितारिका बोलते हैं, तो बी परितारिका हो गया और सी जो बता रहा है, वो लेंस को बता रहा है, ठीक? तो यहाँ पे देखेंगे डी कॉर्निया है, कहाँ पे? डी, डी कॉर्निया। तो यहाँ पे डी कॉर्निया है, फिर ए की बात हुई है तो ए पाँचमावी पेशियाँ हैं और बी की बात हुई है, बी परितारिका है यानी कि आइरिस है और सी क्या है? लेंस है तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? तो सीटेट यहाँ पे बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बताइए, जबकि यहाँ पे कोई बिंब बनेगा ही नहीं। जहाँ पे भी आपको पता चले कि टोटल विसरित ढंग से परावर्तन हो रहा है, वहाँ पे कोई भी बिंब नहीं बनेगा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लाइट होंगी, वो आभासी रूप से कहीं पे एक-दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, कहीं पे मिलेंगे ही नहीं, इसीलिए विसरित ढंग से तो कहीं कोई किधर जाएगी, कोई किधर जाएगी, तो इससे क्या होता है, कहीं पे नहीं मिलेंगी और जहाँ पे लाइट मिलती है, वहीं पे तो प्रतिबिंब बनता है। जैसे जो अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे लाइट फ़ोकस पे आकर के मिलती है और फ़ोकस पे ही प्रतिबिंब बनता है, तो जहाँ पे लाइट मिलती है, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पे जो विसरित ढंग से परावर्तन होता है, वहाँ पे लाइट कहीं भी आभासी रूप से नहीं मिलती, इसलिए वहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, जहाँ पे भी पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तन हुआ हो, वहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगर चैनल पे आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सेशन को लाइक करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। उन लोगों की भी हेल्प करिए जिन्हें जो लोग बैच के की भावना में बैठे हैं कि बैच होता तो ज़्यादा हेल्प होती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बैच में भी 6 टू 8 की एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाती है, प्रीवियस ईयर पेपर ही डिस्कस किया जाता है। मैंने खुद बैच लेकर के देखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है कि बैच में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। वहाँ पे ये हो जाता है कि हाँ, एक टेंशन हो जाती है कि पैसे दिए हुए हैं, तो वैसा आपको सीटेट क्रैक करना है तो आपको कहीं से भी मटेरियल सारा कुछ मिल जाएगा। तो हमारा क्या है कि उन लोगों के लिए एक हेल्पफुल मैसेज देना चाहते हैं ताकि उनकी हेल्प हो जाए जो बैच नहीं खरीद सकते, जो बैच अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हमारा एक मैसेज है कि आप सिलेबस देखिए या फिर कहीं एक जगह पे कॉन्फिडेंस बना कर के रखिए, विश्वास बना के रखिए, तभी आपका अच्छे से सारा कुछ मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें पूछी जा रही है, कहाँ से पूछी जा रही हैं, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको साइंस से तो आपको सारी चीज़ें हम
प्रोवाइड करा दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको तो यूट्यूब पे भरमार है, सारी चीज़ें मिल ही जाएँगी। ठीक है? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आमाप को क्या होगा यदि बिंब की वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए, ठीक? केंद्र से परे का मतलब है कि केंद्र के बाहर रखा जाए और हमने पढ़ा था कि यहाँ पे वक्रता केंद्र तो नहीं होता 2 यानी कि 2f जो होता है, दर्पण में वक्रता केंद्र होता है, लेंस में 2f होता है, ठीक? द्वितीय फ़ोकस दूरी जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे फ़ोकस होता है और यहाँ पे 2f होता है। तो बोला है कि वक्रता केंद्र से परे यानी कि 2f से जब वस्तु बाहर रखी जाती है, तो उसका जो प्रतिबिंब का आमाप बताना है। तो पहली बात कि जब लेंस की मोटाई घटा दी जाती है, तो लेंस की फ़ोकस दूरी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। पावर क्या हो जाता है? घट जाता है, फ़ोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है, कब? जब पतला हो जाता है लेंस यानी कि उसकी मोटाई जब घट जाती है। तो जैसे ही मोटाई घट जाएगी तो उसका आमाप भी क्या होगा? घट जाएगा, ठीक? ये बात ध्यान रखेंगे और जो वक्रता केंद्र दर्पण में हमने पढ़ा होगा कि वक्रता केंद्र से जब परे रखा जाता है प्रतिबिंब, तो कहाँ पे बनता है? यहाँ पे 6 जगह प्रतिबिंब रखी जाती है, फ़ोकस और पोल के बीच में और फ़ोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर और वक्रता केंद्र से बाहर और फिर एक अनंत पे। तो ये 6 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ों को अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रतिबिंब का आमाप घट जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो सिर्फ़ इस पे डिपेंड करता है इसकी मोटाई क्या हो गई है, कम हो गई है इसीलिए इसका आमाप जो होगा वो घट जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि एवं प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो सत्य हमें बताना है, तो ध्वनि हमें पता है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है, ठीक? सही बात है, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें कंपन करते हैं, जैसे गिटार में और गिटार हो गया, उसका जो तार लगा होता है, उसमें जब वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक? जैसे पियानो है, पियानो के बटन को जब हम क्या करते हैं, दबाते हैं, तो उसमें कंपन होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक? प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है, तो ये सही नहीं है, ठीक? प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है ये सही बात है क्योंकि प्रकाश का जो लाइट का स्पीड है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है लाइट की और जो साउंड होता है इसकी स्पीड कम होती है, लाइट से बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ए और बी आपका करेक्ट हुआ। सी क्या है प्रकाश और ध्वनि दोनों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल गलत है। प्रकाश नो मीडियम में भी जा सकता है, जहाँ पे मीडियम नहीं है वहाँ पे भी जा सकता है, लेकिन जो ध्वनि है उसके संचरण के लिए मीडियम का होना बहुत आवश्यक है। मीडियम होना ही चाहिए, ठीक? तो ए और बी आपका करेक्ट है, तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो सबसे अधिकतम हम ये देखेंगे शुष्क और आर्द्र जहाँ पे भी दे तो हम अधिकतम चाल कहाँ पे होगी? आर्द्र में ही होगी। अब आर्द्र में कहाँ होगी? आर्द्र में क्यों होगी? ये इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पे जो कह सकते हैं ओशीय बूँदें बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक? आर्द्रता यानी कि जो वायु है उसका घनत्व बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए वहाँ पे साउंड की चाल ज़्यादा हो जाएगी, अधिक हो जाएगी और किसमें तो 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं, जितना ही ज़्यादा आपका टेम्परेचर रहेगा, ठीक? 40 डिग्री सेल्सियस तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, उतना ही ज़्यादा उसकी चाल अधिक होगी, ठीक? अब 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे और एक आर्द्रता पे, ठीक? आर्द्रता पे टेम्परेचर जितना ही ज़्यादा रहेगा, उतनी ही चाल क्या होगी साउंड की ज़्यादा होगी, ठीक? और आर्द्रता में
से आर्द्र और शुष्क में कंपेयर करें तो आर्द्र आर्द्र वायु में ज़्यादा उसकी चाल होगी। ठीक? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। पढ़ते रहिए डेली बेसिस पे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।